अब लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैंने थोड़ा सा आपको टचअप किया था, अब थोड़ा उसको डिटेल में लेने की बारी है. ठीक है. सो व्हाट इज फ्रिक्शन? कम ऑन, मैंने आपको अब तक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया है, क्या होता है फ्रिक्शन. तो इंट्रोडक्शन मैंने टाइप्स ऑफ फोर्स में वो 6 टिक टिक में हमने देखा था, राइट, फ्रिक्शन क्या होता है. तो फ्रिक्शन के बारे में व्हाट वी नो अप टिल नाउ, लेट्स ट्राई एंड रिवाइज. ओके, तो लेट्स से अगर कोई बॉडी इज, लेट्स से लाइक दिस. ओके, दिस इज अ बॉडी and if you move the body like this, okay, so I'll just add to one sentence, if it is moving or just about to move, दोनों केसेस में फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है. सो दो केसेस में कौन से दो केस में फ्रिक्शन लगेगा? when it is moving or just about to move. okay, what does that mean? मतलब वो बस मूव करना स्टार्ट होने वाली है, जस्ट अबाउट टू मूव, राइट. तो दोनों केसेस में फ्रिक्शन लगेगा. कैसा लगेगा? यू नो दैट, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी का मोशन कुछ ऐसा है तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू मोशन, यानी फ्रिक्शन फोर्स इट इज एफ. ओके, फ्रिक्शन फोर्स इज एफ. ओके, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू मोशन. फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी ऐसी जा रही है तो फ्रिक्शन ऐसा जाएगा, और अगर बॉडी ऐसी जा रही है तो फ्रिक्शन ऐसा जाएगा, राइट. इतना मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया है. ओके, सो कीप दैट इन माइंड व्हाइल लर्निंग मोर अबाउट फ्रिक्शन. नाउ व्हाट एल्स वी नीड टू स्टडी अबाउट फ्रिक्शन इज, ध्यान से सुनना. ठीक है. तो अब बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैं बात करूं ना, तो जिस फ्रिक्शन फोर्स एफ, राइट, फ्रिक्शन फोर्स जिसे मैंने कहा था, सिंपल फॉर्मूला है, इट इज म्यू इनटू एन. ठीक है, बड़ा सिंपल सा चीज है. व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? इट इज म्यू इनटू एन. वेर आपको पता है व्हाट इज म्यू. म्यू इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और n, already you know it is normal reaction, right? Did I capture this in my formula list? I should have, right? मैंने types of force वाले formula list में इसको capture कर लिया है. अब दोस्तों, let us try and understand कि friction होता क्यों है. ये friction तो होता है, आपको पता है, पर ये होता क्यों है. So let's try and understand. Okay, देखो, जब कभी दो surfaces एक दूसरे पे rub होते हैं ना, right? ये एक दूसरे पे move होते हैं. For example, यहाँ पर ये ऊपर वाला surface नीचे वाले पे ऐसा move हो रहा था, right? तो अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखें इसे, तो ये कैसा दिखेगा पता है? तो माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के अगर ऑब्जर्व करें तो सर्फेसेस आर बेसिकली रफ. ओके, नो सर्फेस इज स्मूथ, कोई ना कोई सर्फेस में रफनेस होती है. फॉर एग्जांपल, ये कुछ इस तरह से होगा, रफनेस. ठीक है. और अगर नीचे की सर्फेस की मैं बात करूं तो उसमें भी रफनेस होगी. जस्ट टू ड्रॉ नीचे का सर्फेस. तो ये एक थियरी है. ठीक है, एक थियरी है टू एक्सप्लेन फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होता है, सबको पता है. और अगर नीचे के सर्फेस को मैं देखूं तो कुछ इस तरह से रफ होगी, राइट. तो आप देख सकते हो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से ये ऐसे फिंगर्स देख रहे हो, ये रफ है, राइट. सो बेसिकली जब ये एक दूसरे के ऊपर मूव होते हैं ना, तो ये जो इरेगुलरिटीज होती है, रफनेस होती है, बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलरिटी, राइट. देखो, एक नॉर्मल प्लेन ऑब्जेक्ट हो तो उसके ऊपर स्लाइड करना बहुत आसान है, पर अगर इरेगुलरिटी हो, उबड़ खबड़ हो, तो राइट, उस पर कोई भी चीज स्लाइड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. सो एक थियरी ये कहती है फ्रिक्शन इज ड्यू टू इरेगुलरिटी बिटवीन द सर्फेस. फ्रिक्शन इज ड्यू टू इरेगुलरिटी बिटवीन सर्फेसेस. ओके, बिटवीन सर्फेसेस. ओके, फाइन. क्योंकि ये जो इरेगुलरिटी होती है ना, रफनेस होती है ना, राइट, वो एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाती है. ठीक है, इस ऐसा करके लॉक हो जाती है. जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये जो इरेगुलरिटी थी, माइक्रोस्कोप में ऐसा नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप से देखने वाली बात है. ये जो इरेगुलरिटी थी बेसिकली गेट्स इंटरलॉक्ड. ओके, सो द रफनेस, ये जो रफनेस है, गेट्स इंटरलॉक्ड. इंटरलॉक मतलब एक दूसरे के अंदर जाके लॉक हो जाते हैं. हेंस इंटरलॉक्ड, हेंस क्रिएट्स ऑपोजिशन टू मोशन. ओके, वो मोशन को अपोज करते हैं. बहुत सिंपल सी चीज है, पहले भी मैंने आपको बताया. बॉडी का मोशन अगर लेफ्ट टू राइट तो फ्रिक्शन राइट टू लेफ्ट. फ्रिक्शन, बॉडी का मोशन अगर राइट टू लेफ्ट तो फ्रिक्शन लेफ्ट टू राइट. ओके, उल्टा. ओके, फाइन. बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव शोन यू, फ्रिक्शन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. चलो, नाउ लेट अस गो ऑन एंड स्टडी द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कंप्लीट कर लूंगा, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं घुसेंगे. ठीक है. सबसे पहला है, एक है समथिंग कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन. Okay, what do you mean by static friction? I'll explain. दूसरा है something called as kinetic friction. और तीसरा है something called as rolling friction. 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं.
एमसीक्यूज भी जब लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच में होता है विच इज जस्ट अबाउट टू मूव, या मूविंग और सॉरी स्टेशनरी और जस्ट अबाउट टू मूव। देखो दो कैटेगरी आती है स्टैटिक फ्रिक्शन में, दो चीज आती है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में पहली वो बॉडी होती है दैट इज एट रेस्ट, और दूसरी बॉडी ऐसी होती है दैट इज अबाउट टू मूव, बस मूवमेंट उसका स्टार्ट हो रहा है, हुआ नहीं है, बस शुरू होने वाला है, राइट? ओके, तो उस केस में फ्रिक्शन आई में से एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेशनरी बॉडी है, अपनी जगह पे रुकी है, इस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा बिल्कुल। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये 100 केजी की बॉडी है, ठीक है, 100 केजी की बॉडी है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको एक उंगली से धक्का मार रहा हूं, 1 न्यूटन से धक्का मार रहा हूं, तो आप बोलोगे सर ये 100 केजी की बॉडी को क्या मैं एक उंगली से धक्का मार सकता हूं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सामने से फ्रिक्शन एक्ट करेगा, राइट? सामने से 1 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसको रोकेगा, ठीक है। किसको रोकेगा? फ्रिक्शन को रोकेगा, बॉडी को मूव होने से रोकेगा। कौन? फ्रिक्शन मूव होने से रोकेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वेयर द बॉडी इज आई मे से एट रेस्ट। ओके, इन दिस केस बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, नाउ पहले थोड़ा मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी सुनाता हूं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी देखो, आई गिव यू एन एग्जांपल। चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सा ऑब्जेक्ट कभी स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन पे जाता है ना, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से अगर किसी की उम्र 10 साल की है तो क्या वो इंडिया के कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वोट दे सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, वो 10 साल का बच्चा थोड़ी जाके वोट कर सकता है। 15 साल का बच्चा वोट कर सकता है? नहीं, वो 15 साल का होके आएगा, अरे मैं 10 साल से 15 साल का हो गया, मेरे को वोट करने दो। वो वोटिंग बूथ वाले बोलेंगे नहीं, 15 साल वाले बच्चे वोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जब वो 17 साल का होगा क्या वो वोट कर सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, ना वोट कर सकता है ना गाड़ी चला सकता है, बराबर, कार लाइसेंस भी नहीं मिलेगा उसको। पर वो 18 साल का जैसा हो जाएगा, वो आई मे से क्या बन जाएगा? एक चाइल्ड से एक अडल्ट बन जाएगा, बराबर। वो अभी गाड़ी भी चला सकता है, वो वोट भी कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 की उम्र के बाद मिलता है। यानी इंडिया में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है कार चलाने के लिए, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18, बराबर। तो लिमिट कितनी है? एज की लिमिट है 18 ईयर्स। अगर 18 से कम कितना भी हो, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स का हो, कोई 12 साल का हो, 15 साल का हो, क्या वो लोग ड्राइविंग कर सकते हैं? द आंसर विल बी नो, नहीं कर सकते सर, बराबर। पर 15 साल, 18 साल और 1 महीने का भी हो गया वो, राइट? तो आप बोलोगे सर 18.1 ईयर्स का हो गया, तो क्या वो ड्राइविंग कर सकता है? बिल्कुल ड्राइविंग कर सकता है। हेंस 18 की लिमिट है, 18 साल की लिमिट है ड्राइविंग करने के लिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैंने क्या समझाया है। मैं आपको कनेक्ट करता हूं इसको, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक चीज से कनेक्ट करता हूं, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया? दिस बॉडी इज एट रेस्ट, ओके फाइन, और हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट पे रहे, बराबर। 100 केजी का ऑब्जेक्ट है, बराबर, 100 केजी का ऑब्जेक्ट है। लेट्स से इसका वेट है वेट है नीचे 1000 न्यूटन, बराबर। 10 से मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? तो आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो 1000 न्यूटन, राइट? अप इक्वल टू डाउन के हिसाब से। नाउ कंसीडर फ्रिक्शन फोर्स का क्या फॉर्मूला है। तो एक काम करते हैं, इस केस में म्यू का वैल्यू ले लेते हैं 0.1, ठीक है। म्यू का वैल्यू, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा? एफ विल बी, फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इनटू एन, दैट इज, तो इट विल बी 0.1 इनटू 1000, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज 100 न्यूटन, ओके। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स से अब इसी ऑब्जेक्ट को, इसी 100 केजी के ऑब्जेक्ट को मैं 50 न्यूटन से धक्का मार रहा हूं, ठीक है। पहले केस में मैं क्या कर रहा था? 1 न्यूटन से, तो क्या वो हिल रहा था अपनी जगह से? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं हिलने वाला। अब 50 न्यूटन से धक्का मार रहा हूं, तो क्या वो हिलेगा? द आंसर विल बी नो सर। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज 100, राइट? एक्चुअली दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट और आई कैन से लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं समझाता हूं, वर्ड लिखता हूं मैं पहले, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फोर्स क्या चीज है? देखो यहां पर मैंने जो 100 न्यूटन कैलकुलेट किया ना फ्रिक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। ओके, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सिखा रहा हूं तो इसको, इसका फॉर्मूला यहां पर म्यू एस हो जाएगा, ठीक है, म्यू एस हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन पे मैं आऊंगा, अभी सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन समझो। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि अगर हमें मोशन शुरू करना है ना, तो या जस्ट स्टार्ट करना है, तो मिनिमम उतना फोर्स चाहिए, ओके। तो मिनिमम लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मिनिमम फोर्स
रिक्वायर्ड, इंग्लिश में लिखूं तो, टू स्टार्ट मोशन। ओके, टू स्टार्ट मोशन, को मोशन स्टार्ट करने के लिए उतना फोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस केस में, एक क्वेश्चन में हमने देखा 100 kg का बॉडी था, यहां पर लिमिटिंग फोर्स कितना आया, लिमिटिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया, हमने देखा 100 न्यूटन। मतलब हमें इस बॉडी को मूव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 100 न्यूटन चाहिए। 1 न्यूटन लगाया काम नहीं होगा, 50 न्यूटन लगाया काम नहीं होगा, बॉडी रेस्ट की रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, 50 न्यूटन लगाया तो सामने से 50 न्यूटन का फ्रिक्शन आएगा, राइट। यहां पर P लगाया तो यहां से फ्रिक्शन 50 न्यूटन का आएगा। अगर इसी बॉडी पे लेट्स से किसी ने 90 न्यूटन का फोर्स लगाया तो सामने से फ्रिक्शन कितना आएगा, देखो फ्रिक्शन जितना दोगे उतना ही आएगा सामने से, बराबर, जितना दोगे उतना ही आएगा, बराबर। तो फिर भी बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। पर जैसे ही मैंने 100 न्यूटन का यहां पर फोर्स लगाया, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी थी, आप बोलोगे सर 100 न्यूटन लगाया, यहां सामने से आने वाली लिमिट भी, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट भी 100 थी, बराबर। अब इट विल जस्ट स्टार्ट, आई में से दिस विल बी अ कंडीशन ऑफ जस्ट स्टार्ट। स्टार्ट नहीं हो गया, बस स्टार्ट होने वाला है, राइट। हेंस लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने आपको समझाया कि मिनिमम उतना फोर्स चाहिए टू जस्ट स्टार्ट। अगर उससे कम रहा तो बॉडी हिलने वाली नहीं है, रेस्ट 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 रेस्ट। इसी बॉडी पे अगर मैं 80 न्यूटन लगाऊंगा तो भी वो रेस्ट पे रहेगी, बराबर। पर 100 न्यूटन लगाया तो वो जस्ट स्टार्ट होगी, बराबर। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू, जो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। ओके, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन, फाइन। एक और कंडीशन समझाता हूं। देखो ये एक टेढ़ी दीवार है, ओके, इस पे ऑब्जेक्ट है, पर ये अब तक गिरा नहीं है, ऐसे हवा में लटका हुआ है, राइट। कई बार हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, ऐसे हवा में लटके होते हैं, गिरते नहीं है। क्यों गिरते नहीं है? अगर उसको थोड़ा सा और टिल्ट किया ना तो बस स्टार्ट हो जाएगा मोशन। तो यहां पर आप बोलोगे सर दिस इज द लिमिटिंग केस, बराबर, गिरा नहीं है, ऐसा चिपका हुआ है, मतलब रखा हुआ है इस पे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से पेपर है, मैं इसको इतना टेढ़ा रखा तो भी ये नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? देखो मेरा हाथ अभी इस वक्त स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट है, ये टेढ़ा है। क्यों नहीं गिर रहा है? फ्रिक्शन ऐसे रोके रख रहा है, राइट। पर अगर मैं और एंगल बढ़ाते बढ़ाते, अब देखो ऐसा करा और एंगल बढ़ाए तो गिर जाएगा, राइट। सो आई मीन से जस्ट इस पोजीशन में उसको कौन रोके रख रहा है? मोशन उसका इस तरफ होना चाहता है, हो नहीं रहा है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन उसे रोके रखता है, ठीक है। बॉडी ऐसा नीचे गिरने वाली थी पर फ्रिक्शन उसे रोके रखता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, रेस्ट पे एक्ट करता है और जस्ट बॉडी अबाउट टू मूव होगी ना तब एक्ट करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? सो ये सब निकाल देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला इज, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस भी बोल सकते हो उसे, एफ एस भी बोल सकते हैं, इट इज म्यू एस इंटू एन। ओके, इट इज म्यू एस इंटू एन। चलो इसको एफ एस बोलने की जगह एफ एफ ही बोलता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एफ। इसका इस टाइप का जो फ्रिक्शन में फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू एस इंटू एन। वेयर व्हाट इज म्यू एस? सो म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? बॉडी विल इधर बी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, या इट विल जस्ट मूव, बराबर, जस्ट स्टार्ट टू मूव। मोशन नहीं हो रहा है, बस स्टार्ट हो रहा है, राइट। आई होप मैंने कई बार रिपीट कर दी ये चीज तो आपके दिमाग में जाके बैठ गई। ओके फाइन। नाउ जस्ट टू गिव यू अ क्विक आइडिया ऑफ व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, नीट के लिए थ्योरी की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है व्हेन द बॉडी इज मूविंग, द फ्रिक्शन acting on moving body, acting on moving body। आप बोलो सर ये क्या चीज है, तो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। लेट्स से एक कार है या एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑलरेडी मूव कर रहा है। देखो पिछले केस में बॉडी रेस्ट पे थी, अब ये बॉडी मूव कर रही है, राइट। सो दिस इज मूविंग, लेट्स से मूविंग विद सम वेलोसिटी ऑफ, लेट्स से वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग वेलोसिटी। तो जब ऑब्जेक्ट मूव होता है ना, उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, अब यहां पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। तो यहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है? एफ एफ विल बी इक्वल टू म्यू के इनटू एन। व्हाट इज म्यू के? म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, ये दूसरी तरह का फ्रिक्शन होता है। अब तीसरी तरह का फ्रिक्शन भी सुन लो। तीसरी तरह का फ्रिक्शन इज व्हेन द बॉडी इज रोलिंग। अब आप बोलोगे सर रोल, तो मैं बोलूंगा एक बॉल को देखना, ध्यान से एक बॉल को देखना। तो एक बॉल एक्चुअली स्पीकिंग
घूमता भी है और आगे भी जाता है, राइट, बराबर, घूमता भी है और आगे भी जाता है, बराबर, घूमता भी है और आगे भी जाता है। जस्ट इमेजिन बॉल, बॉल घूमता भी है और आगे भी जाता है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रोलिंग। और रोलिंग के समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा that will be again friction force Ff. What will be the formula for Ff? It will be mu r into n. Mu r into n. And what is mu r? Mu r is coefficient of rolling friction. Of rolling friction. तो जब बॉडी रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जब बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, जब बॉडी जगह पे रहती है या जस्ट स्टार्ट होने वाली होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ओके फाइन, सो दीज आर 3 एग्जांपल्स। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ना सबसे ज्यादा होगा, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रख लो। तो 3 केस में हमारी बॉडीज पे 3 अलग अलग तरह के फ्रिक्शन आते हैं। आई होप ये समझ में आ गया, बाकी वो टिक टिक तो सेम ही है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट लेट अस टेक अ क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू नहीं है, इट्स अ थियरी क्वेश्चन। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। फाइन, जो पढ़ा अब उसको अप्लाई करने की बारी। अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, तो एक ब्लॉक है उसका मास कितना है 8 kg। क्वेश्चन ध्यान से देखना। स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो देखो एक सरफेस है कुछ ऐसे, टेढ़ी सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस मतलब टेढ़ी सरफेस। ओके, टेढ़ा है पर मेरा है। ओके फाइन, ये सरफेस ऐसी टेढ़ी है, इंक्लाइंड है, और कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, बहुत सिंपल एंगल है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इस 45 डिग्री इंक्लाइंड सरफेस पे एक बॉडी पड़ी हुई है। तो लेट्स से ये बॉडी कुछ इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, या एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो चलो मैं ब्लॉक का डायग्राम बना रहा हूँ। ओके ओके, तो ये ब्लॉक इस तरह से है, राइट। ओके फाइन, ओके, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके फाइन, ध्यान से सुनना। तो ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है, ये गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा ना, बराबर। तो ये मोशन को जिसको मैं डबल एरो से दिखाता हूं हमेशा, वो नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। एंगल 45 डिग्री है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यानी मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, बराबर। ये बॉडी मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, तो एक्सेलरेशन निकालना है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड म्यू दिया है एंड सरफेस। अगर कुछ बोले नहीं ना तो म्यू को म्यू रहने दो, ठीक है। अगर स्टैटिक बोले, काइनेटिक बोले या रोलिंग बोले तो उसके समय म्यू एस, म्यू के और म्यू आर लगा देना। जब कुछ नहीं बोले तो म्यू ही रहने देना, ठीक है। तो हमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6। ओके ठीक है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, चलो टिक टिक करते हैं, और टिक टिक से हम अपने सबसे पहले क्या निकालते हैं, कौन से फोर्सेस इस ब्लॉक पे एक्ट करेंगे। ओके, सो मैंने लिस्ट ले ली है यहाँ पर साइड में, कौन से फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं उसके हम पूरी डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेकंड लॉ, बिल्कुल सेकंड लॉ एक्ट करेगा। क्यों सेकंड लॉ एक्ट करेगा? बिकॉज मोशन है, बराबर, द बॉडी इज मूविंग। तो अगर बॉडी इज मूविंग, लेट्स से लाइक दिस, अगर बॉडी ऐसी आ रही है तो एफ इंटू ए ऊपर जाएगा, राइट, ऑपोजिट टू मोशन, सिंपल। मोशन ऐसा है, एंगुलर है तो एंगुलर, एम ए विल बी लाइक दिस। ओके फाइन। नेक्स्ट वेट, वेट भी एक्ट करेगा, बिल्कुल। अब बोलोगे सर वेट तो एक्ट करना ही करना है। वेट हमेशा कैसा एक्ट करता है, नीचे की तरफ, राइट, एम जी। चाहे कुछ भी हो, बॉडी को कैसा भी रखो, वेट तो नीचे की तरफ ही एक्ट करता है, एम जी। ओके नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन। क्या नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा? द आंसर विल बी यस, सरफेस है ना, कोई बॉडी है सरफेस पे लगी हुई है तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा। हाँ नो प्रॉब्लम, डालते जाओ ना, जो समझ में आते डालो। और नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, राइट, बराबर, सरफेस से परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन एन। ओके नेक्स्ट, फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन बोला है तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब देखो मोशन ऐसा है तो उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कुछ ऐसा एक्ट करेगा, बराबर, ऑपोजिट टू मोशन। तो मोशन ऐसा है तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इनटू एन ही लिखता हूं डायरेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इनटू एन, ठीक है। एफ लिख रहे हैं या म्यू इनटू एन लिखोगे, बात तो एक ही है। फाइन, तो ये सब फोर्सेस हो गए। अच्छा, और फ्रिक्शन हो गया, क्या टेंशन है? नहीं। स्प्रिंग है? नहीं, बराबर, कोई स्प्रिंग नहीं है यहाँ पर, नहीं। पर आप देखो ये फोर्सेस अप इक्वल टू डाउन वाला इतना आसान नहीं है, यहाँ पर हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एटलीस्ट कुछ फोर्सेस को तो हमें रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस में डालना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मी ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके चलो, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए। लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं नीचे थोड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि जगह अच्छे से बने। तो देखो आप बोलोगे सर ये जो फोर्स है एन, म्यू एन, ए, ये तीनों ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में, बराबर।
बाय ज्योमेट्री अगर मैं z लूं 45 के होने की वजह से बाकी सब एंगल्स भी 45 हो जाएंगे, राइट। ये भी हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 होता है तो वर्टिकल के साथ भी 45 होता है, बराबर। 45 की खासियत है कि अगर कोई भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 होगा ना तो बाकी वर्टिकल के साथ भी 45 ही होता है, ठीक है। तो बाकी सब एंगल 45। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं n से। तो n की बात करूं तो इसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं। इफ आई स्प्लिट n इनटू टू कंपोनेंट्स देन एक कंपोनेंट ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा, राइट। सो दिस कंपोनेंट विल बी n cos 45। अब cos 45 sin 45 का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos 45 और sin 45 का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है। उसी तरह से इस म्यू एन की भी बात करूं तो म्यू एन के भी दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, राइट। ऊपर ही बनाता हूं, ठीक है। चलो म्यू एन के भी दो कंपोनेंट बनाता हूं। पहला होएगा इसको करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। म्यू एन cos 45, देखो cos 45 और sin 45 से में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वैल्यू sin 45 की और cos 45 की सेम। हाँ, फर्क कब पड़ेगा जब 30 डिग्री 80 डिग्री आया तो, ओके। एंड लास्ट हमारा फोर्स जो डायरेक्शन में नहीं है दैट इज ma। सो दिस विल बी ma cos 45 एंड दिस विल बी हॉरिजॉन्टली ma cos 45, ओके। थोड़ा खिचड़ी बना दिया मैंने पर आई होप समझ में आ रहा है। सो नाउ लेट अस डू अप इक्वल टू डाउन, कम ऑन। सो f अप इक्वल टू f डाउन, फिर लेफ्ट इक्वल टू राइट करेंगे। तो अब की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी मिस नहीं कर सकते हम। इट विल बी n cos 45। तो स्टार्टिंग विद n cos 45 इज अप, ओके। और अब कौन है तो ma cos 45 भी अप है, सो ma cos 45 भी अप है, और म्यू इंटू n cos 45 भी अप है, राइट। ये तीनों अप है। और डाउन में कौन है तो डाउन में है mg। तो अप इक्वल टू डाउन में इतना हमने खेल खत्म कर दिया। नाउ निकालना क्या वो याद रखना, पर वो भी देखते हैं। चलो अब लेफ्ट इक्वल टू राइट करते हैं। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, ओके। सो लेफ्ट में है ma cos 45 और म्यू n sin 45। तो ma cos 45 साथ में है म्यू n sin 45, ओके। ये दो हमारे फोर्सेस कैसे हैं, ये दो लेफ्ट में। राइट की बात करूं तो सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे, दैट इज n sin 45, ओके। n sin 45 ये एक ही फोर्स राइट में, बाकी लेफ्ट में लिख दिया, राइट में समझ लिया, ओके। अब दो इक्वेशंस आ चुके हैं, ओके। लेट्स पुट द वैल्यूज एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो n आई डोंट नो व्हाट इज n, राइट। आई डोंट नो, जो नहीं मालूम वो नहीं मालूम। व्हाट इज दिस, दिस इज √2, दिस इज m इज 8, राइट। a this is 1 upon √2, this is mu is 0.6, बराबर। n नहीं पता, cos 45 is 1 upon √2 and this will be 8 into g, बराबर। g डायरेक्ट डाल देता हूँ, g को 10 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लोग ने भी बोला है क्वेश्चन में 10 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा n upon √2 प्लस 8a upon √2 प्लस 0.6 n upon √2, this will be equal to 80, राइट, बराबर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहां पर बन रहा है। और अब इसको सॉल्व करके आगे निकलेगा, ठीक है, छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो अब इसको पकड़ के रखते हैं। तो पहले √2 सब में से कॉमन लेकर के ऊपर ले जा सकता हूं, तो डायरेक्ट एक स्टेप यहां पर कम कर देता हूं। तो n प्लस 8a ये हो जाएगा 0.6n और ये 80 √2, राइट। √2 सब में कॉमन था, ऊपर लेकर गया, फाइन। तो 0.6n प्लस n विल बी 1.6n प्लस 8a, दिस विल बी इक्वल टू 80 √2। यहाँ से एक काम करता हूँ, n लिख दे, 8a यहाँ ले लेते हैं। तो 80 √2 माइनस 8a, दिस विल बी 1.6n और 1.6 नीचे आए तो इस तरह से, ठीक है। तो मैंने कुछ शॉर्टकट लगाए कैलकुलेशन में, ये सिंपल सी चीज़ है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। सो दिस विल बी ma मतलब 8a 1 अपॉन √2 प्लस म्यू इज 0.6 इंटू n, दिस इज अगेन 1 अपॉन √2 and this is n sin 45 is also 1 upon √2। तो सब में से 1 upon √2 कॉमन है, कड़ी आएगा, टक टक टक, ओके, टक 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 टक, ओके। 8a प्लस 0.6n, दिस विल बी इक्वल टू n। अच्छा, अब n को यहाँ रख सकते हैं, पर उससे पहले अगर n को यहाँ ले लूँ तो दिस विल बी n माइनस 0.6n, दिस इज 8a। तो 8a विल बी 0.4n, ओके, 0.4n। Now, if I solve this a little bit further, what will happen? ध्यान से देखना। हम क्या कर सकते हैं, n जो भी पढ़ा लिखा ना यहाँ से, एक काम करो ना, ये काम उससे पहले, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन a, राइट। तो ये 0.4 नीचे ले लिया और ये n मिल गया हमें, राइट। अब ये n और n को इक्वेट कर दो, बराबर, इक्वेट कर दो, मतलब ये n इक्वल टू समथिंग है
ये एन इक्वल टू समथिंग है, तो दोनों का सेम एन है, राइट? तो बाकी चीज इक्वेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देखना, ये 80√2 होगा -8a अपॉन 1.6, दिस विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 0.4, क्रॉस करते हैं तो दिस इज 80√2 -8a एंड 1.6 अपॉन 0.4 इंटू 8a। तो ये आप क्या करोगे, 1.6 अपॉन 4, 16 अपॉन 4 इज 4, राइट? 16 अपॉन 4 इज 4। नाउ 4 8 जा 4 8 जा 32, सो ये हो जाएगा 32a माइनस 8a, दिस इज 80√2। ये -8a वहां जाके +8a बन जाएगा, तो ये 40a हो जाएगा। तो दिस इज 80 अपॉन √2। सो देयरफॉर उल्टा किया तो 40a विल बी इक्वल टू 80√2 और a विल बी 80√2 अपॉन 40, तो आंसर विल बी 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बहुत मेहनत करके कैलकुलेशन किया पर आंसर आ गया, ठीक है, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से हमने सब कंपोनेंट्स प्लेट किया। आई होप ये कंपोनेंट स्प्लिट आपको समझ में आया। अगर कंपोनेंट स्प्लिट समझ में आया तो आप इक्वल टू डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने टिक टिक करके फोर्स को टिक किया, फिर उसके कंपोनेंट्स बनाए एंड काम किया। ओके, सो मेक अ नोट, आप क्लियर।